दोस्तों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल न्यूज एंड नॉलेज के थ्रू आप आज दैनिक जागरण के अंतर्गत दिनांक 4 अक्टूबर 2024 का आपके सामने पेश है संपादकीय पत्र एडिटोरियल। तो इसमें पहली हेडिंग दी गई है, इसमें पहले विचार दिया गया है कि जो आत्म संयमी नहीं है वह स्वतंत्र नहीं है। उसके बाद हेडिंग पे आते हैं हम, खतरे में विश्व शांति। इजराइल की ओर से लेबनान में हिजबुल्लाह के सरगना नसरुल्लाह को मार गिराए जाने के बाद ईरान ने जिस तरह उस पर मिसाइलें दागे, उसके बाद पश्चिम एशिया के हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। इसलिए और भी क्योंकि इजराइल ने दो टूक कहा है कि ईरान को मिसाइल हमले के नतीजे भुगतने होंगे। इजराइल केवल ईरान पर ही हमले को तैयारी नहीं कर रहा है, उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी हैं और वह सीरिया में अपने शत्रुओं पर हमला करने के साथ यमन में आहुति लड़ाकों को भी निशाना बना रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और आहुति वे संगठन हैं जिन्हें ईरान हर तरफ का सहयोग और समर्थन देता है। पश्चिम एशिया में अशांति केवल इसलिए नहीं है कि इजराइल फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं। इस अशांति का एक बड़ा कारण ईरान भी है, जो इजराइल का समूल नाश करने को अपनी सनक से ग्रस्त है। ईरान की तरह कतर भी इजराइल विरोधी संगठनों को मदद करता है। वे दोनों देश ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि खुद को इस्लामी जगत का अगुवा साबित कर सकें। इजराइल और इस्लामी देशों के बीच दुश्मनी और युद्ध का एक लंबा इतिहास है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, लेकिन मौजूदा अशांति का मूल कारण 1 साल पहले 7 अक्टूबर को गाजा आधारित आतंकी संगठन हमास की ओर से इजराइल में किया गया बर्बर हमला रहा। इस भीषण हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए थे। इस हमले के दौरान हमास के आतंकी 200 से अधिक इजरायलियों को बंधक बनाकर गाजा ले आए थे। हमास ने इन बंधकों को रिहा कर कोई समझौता करने से इनकार करके गाजा में अपने लोगों को एक तरह से जानबूझकर मरवाने का ही काम किया। इजराइल ने हमास को तबाह करने की कोशिश में गाजा में जो भीषण हमले किए, उनमें हजारों फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं। यह सही है कि इजराइल हमेशा ही ईंट का जवाब पत्थर से देता है, लेकिन शायद हर वह देश ऐसा ही करेगा जिससे अपने अस्तित्व पर संकट नजर आएगा। यदि यह अपेक्षा की जा रही है कि इजराइल संयम बरते और हमास, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को सैन्य शक्ति के बल पर मिटाने की जिद छोड़े, तो ईरान और अन्य इस्लामी देशों से भी यही अपेक्षित है कि वे इजराइल का नामो निशान मिटाने की मानसिकता का परित्याग करें। वास्तव में इसी मानसिकता के चलते अमेरिका और कुछ अन्य देश हर हाल में इजराइल का साथ देने की नीति पर चलते हैं। चूँकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद असहाय और अक्षम है, इसलिए पश्चिम एशिया में सुलह समझौते के आसार नहीं दिखते।
यदि वहाँ हालात और ख़राब होते हैं तो इससे विश्व शांति के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था भी खतरे में पड़ेगी, जो यूक्रेन युद्ध के चलते पहले से ही संकट में है। उसके बाद दूसरे हेडिंग में आते हैं, संयुक्त राष्ट्र में सुधार का इंतजार। ये है यूक्रेन की संप्रभुता और फिलिस्तीनियों के अस्तित्व की रक्षा में संयुक्त राष्ट्र की बेजारगी दिखाती है कि उसकी संस्थाएं कितनी अक्षम हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भविष्य शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कहा, दुनिया एक बवंडर में फंसी है। हम ऐसे अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो वैश्विक समाधान चाहती है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि सुरक्षा परिषद जैसे संस्थाएं आज पूरी तरह अप्रासंगिक, अयोग्य और अक्षम हो चुकी हैं। इनमें सुधार किए बिना वैश्विक चुनौतियों से नहीं निपटा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हताश होने के बजाय हमें एकजुट होकर चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र को और सक्षम, प्रभावी और समावेशी बनाने की ज़रूरत है। इसलिए हम सुरक्षा परिषद का सुधार और विस्तार करने का समर्थन करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था, सुधार प्रासंगिक बने रहने की कुंजी है। मानव की सफलता उसकी संगठित शक्ति में है, जंग के मैदान में नहीं। इन वक्तव्यों से संकेत मिलता है कि सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार के लिए अहम सहमत बन चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रेखांकित करते हुए कहा था, सुधार प्रासंगिक बने रहने की कुंजी है। मानव की सफलता उसकी संगठित शक्ति में है, जंग के मैदान में नहीं। इन वक्तव्यों से संकेत मिलता है कि सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार के लिए अहम सहमत बन चुके। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने भी सुरक्षा परिषद में सुधार करने और अफ्रीका को अस्थायी देने की मांग रखी। महासचिव गुटेरस ने माना है कि अफ्रीका को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट देने पर सहमत हो चुकी है, पर सुधार और विस्तार की प्रक्रिया क्या हो, इसकी शुरुआत कब हो, इसे लेकर सहमत नहीं बन पाई है। लैटिन अमेरिका से ब्राज़ील को अस्थायी सदस्यता देने पर भी किसी को आपत्ति नहीं है। मसला विश्व की 2/3 आबादी एवं करीब आधी अर्थव्यवस्था वाले एशिया का है, जिसका प्रतिनिधित्व अकेले चीन के पास है। यूरोप के पास रूस, फ्रांस एवं ब्रिटेन की 3 सीटें हैं। इसलिए कुछ देशों की राय है कि इनमें से कम से कम एक को अपनी
अपना वीटो अधिकार और सीट छोड़ देनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 8 दशकों में विश्व के सामरिक और आर्थिक समीकरण पूरी तरह बदल जाने के बावजूद वीटो अधिकार वाले 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई अपने वीटो अधिकार और अस्थायी सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है। अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर आम सहमति है, परंतु चीन को वीटो अधिकार वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाना मंजूर नहीं, खासकर एशिया से, जहां अस्थायी सदस्यता के दोनों दावेदार भारत और जापान पर वह अलग अलग कारणों से संदेह करता है। वह समय की विडंबना है कि भारत ने जिस चीन को मान्यता देने में पहल की थी और सुरक्षा परिषद में उसकी अस्थायी सीट को सिद्धांत के तौर पर लेने से मना कर दिया था, आज वही चीन भारत का अस्थायी सदस्यता के मार्ग में आड़े खड़ा रहा है। अमेरिका भी भारत को खेमेबाजी से परे अवसरानुकूल कूटनीति को लेकर आशंकित रहा है। इसका नवीनतम उदाहरण भारत का रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों में शामिल न होना और यूक्रेन पर रूसी हमलों के निंदा प्रस्तावों से दूर रहना है। इसलिए भारत को वीटो अधिकार वाली अस्थायी सदस्यता देने का समर्थन कर ही देगा। यह सुनिश्चित नहीं, वीटो अधिकार के बिना सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के अनुचित निर्णयों पर तमाशाबीन बने रहने को बेचारगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए भारत की दिलचस्पी ऐसी सदस्यता में नहीं है, या तो सभी अपने वीटो अधिकार का परित्याग करें, जिसको संभावना कम है, या फिर नए सदस्यों को भी वीटो अधिकार के साथ शामिल किया जाए, ताकि वे यूक्रेन पर रूसी हमले जैसे नियमों के ताक पर रख कर किए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघनों को यदि न भी रोक सके तो कम से कम संयुक्त राष्ट्र के नाम पर इराक पर किए गए हमले जैसे विवादास्पद कार्रवाइयों को तो रोक सके। यूक्रेन की अखंडता और संप्रभुता और फिलिस्तीनियों के अस्तित्व की रक्षा करने में संयुक्त राष्ट्र की बेजारगी दिखाती है कि उसकी संस्थाएं कितने अयोग्य और अक्षम हो चुकी हैं। वैश्विक व्यवस्था को बहाल करने के लिए नाम के सुधारों की नहीं बल्कि कारगर सुधारों की ज़रूरत है, जो मनमानी को रोक सके, आतंकवाद की परिभाषा तय करने और उसकी रोकथाम के लिए रणनीति बनाने की भी ज़रूरत है, ताकि हमास, लश्कर और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों की रोकथाम की जा सके। साइबर, समुद्र और अंतरिक्ष में व्यवस्था कायम रखना भी बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इन तीनों का जिक्र किया, क्योंकि इनमें असुरक्षा रहने से संचार से लेकर व्यापार तक हर पहलू प्रभावित होता है। इस समय विश्व के समक्ष सबसे बड़े चुनौतियां हैं कृत्रिम मेघ और जलवायु हैं। जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम मेघ से प्रशिक्षित हो रही मशीनें का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में पड़ने वाला है।
इनका सही प्रयोग कायाकल्प कर सकता है। दुरुपयोग की कल्पना दुरुपयोग के कल्पनातीत दुष्परिणाम हो सकते हैं। साइबर संचार और जैविक आतंक के क्षेत्र में इस तकनीक के दुरुपयोग की घातकता परमाणु हथियारों से कम नहीं है। इसलिए इसके दुरुपयोग की रोकथाम के लिए एक वैश्विक रणनीति की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पर तो हमारा अस्तित्व ही निर्भर रहता है, इसलिए उस पर ऐसी बहुपक्षीय और बहुकोणीय रणनीति बनाने की ज़रूरत है जो कारगर होने के साथ साथ व्यवहारिक और न्यायसंगत भी हो। भारत इन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक व्यवस्था में सुधार की पैरवी और अगुवाई तभी कर सकता है जब वह अपने यहाँ भी समय उचित सुधारों में आगे रहने की मिसाल कायम कर सके। आर्थिक सुधारों की गाड़ी मंथर गति से अटक अटक कर चल रही है। भूमि, श्रम और न्याय सुधारों की बात ही शुरू नहीं हुई है। कृषि सुधारों से पीछे हटना पड़ा है। एक देश एक चुनाव और समान नागरिक संहिता जैसे सुधार क्षेत्रीयता और मजबूती राजनीति में उलझ गए हैं। ऐसे में आर्थिक और सामाजिक विकास की गाड़ी कैसे गति पकड़ेगी। कौटिल्य ने 2500 साल पहले कहा था कि देश को असली शक्ति उसके अर्थ शक्ति में होती है। सुधारों के बिना यह शक्ति हासिल नहीं हो सकती और इसके बिना विश्व मंच पर हमारी वैश्विक सुधारों की बात ध्यान से नहीं सुनी जा सकती। लेखक BBC हिंदी के पूर्व संपादक हैं। इसके नीचे देखते हैं क्या है। सेवा भाव पर हावी होता स्वार्थ। ये जगमोहन सिंह राजपूत के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। जाने माने बौद्ध विचारक थिच नहात हान ने जलवायु परिवर्तन की गहराती समस्या पर कहा था कि यदि हम उसी रास्ते पर चलते रहें जिस पर इस समय चल रहे हैं तो निश्चित ही मनुष्य जाति का विनाश हमारे अनुमानों से पहले ही हो जाएगा। जो लोग जलवायु परिवर्तन की स्थिति को समझते हैं और तथ्यों से परिचित हैं, उन्हें आश्चर्य तब होता है जब विश्व भर में सत्ता पर काबिज लोग भी वर्तमान रास्ते को बदलने की बात तो लगातार करते हैं, अनेक उपायों की चर्चा भी करते हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई व्यवहारिक बदलाव नहीं हो पाता है। इसका ताज़ा उदाहरण है दिल्ली में वायु प्रदूषण की भयावह समस्या। प्रतिवर्ष वही वादे नहीं, न्यायालय के नाराज़गी भरे निर्णय और उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा लगातार अपनी कर्मठता जाहिर करते देखना मात्र तक ही दिल्ली की नियति बन गई है। वैसे यह समस्या सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, देशव्यापी है, विश्वव्यापी है। करीब 20 वर्ष पहले एक ऐसी संभावना बनी थी जिसमें भारत की नई पीढ़ी को पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार किया जा सकता था, मगर वह उपाय राजनीति की भेंट चढ़ गया। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय में NCERT को दिसंबर 2003 में निर्देश दिया था कि वह पर्यावरण शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने के लिए कक्षा 1 से लेकर 12 तक का पाठ्यक्रम बनाए।
जिसे संस्था ने मार्च 2004 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय ने उसे सभी राज्य सरकारों को भेजा। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत संतोष की स्थिति थी कि सभी राज्य सरकारों ने उस पाठ्यक्रम को स्वीकार किया। साथ ही स्कूल शिक्षा की संचालना में आवश्यक परिवर्तन कर पर्यावरण शिक्षा को एक अलग स्वतंत्र विषय बनाने की बात कही। 2024 में केंद्र में नई सरकार आ गई है। चूंकि उक्त निर्णय पूर्ववर्ती सरकार के प्रयास का परिणाम था, अतः उसने उस निर्णय को लागू नहीं किया। नीति निर्धारण स्तर पर जब भविष्य दृष्टि की कमी होती है, तब अनेक ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिनका आधार शिक्षक या अकादमिक न होकर कहीं न कहीं राजनीतिक विचारधाराओं के सतत संघर्ष में छिपा होता है। कल्पना कीजिए कि यदि 20 वर्ष से पहले पर्यावरण शिक्षा की अनिवार्य और स्वतंत्र विषय बना दिया जाता, तो देश के प्रशासन में आज युवा की एक ऐसी पीढ़ी कार्यरत होती जिसके मन मस्तिष्क में पर्यावरण रक्षा के प्रति श्रद्धा पैदा हो चुकी होती। संभव है कि उसमें से कोई एक दिल्ली की समस्या को चुनौती मानकर इसका समाधान करने के लिए जी जान से जुट जाता और सफल होता। इंदौर और सूरत जैसे शहरों में जो सफलताएं स्वच्छता को लेकर मिली और सारे देश में इन शहरों की सराहना हुई, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक उत्साही, अध्ययनशील और भविष्य दृष्टि वाला व्यक्तित्व उपस्थित था। सामान्य जन अब यह समझ चुके हैं कि उत्तरदायी व्यक्ति यदि निष्ठापूर्वक किसी समस्या का समाधान करना चाहे तो रास्ते निकाल सकते हैं और समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अब पहली आवश्यकता यह है कि उन्हें अपने परिवार और करियर के बजाय जनसेवा को जीवन का उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ना होगा। लोकतंत्र कहता है कि जो चयनित जनप्रतिनिधि संवैधानिक पदों पर नियुक्त होंगे, वे जनसेवा के कारण ही वहां पहुंचेंगे और इसके बाद वे पूर्ण रूपेण अपना सर्वस्व उसी के लिए समर्पित कर देंगे। यही अपेक्षा तो गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी जैसे मानसियों ने स्वतंत्र भारत में नेतृत्व प्रदान करने वाले जनप्रतिनिधियों से की थी। दुख की बात है कि उसकी अपेक्षाओं को वर्तमान राजनीतिक और दलगत वैचारिक प्रतिबद्धताओं की आधी अधूरी समझ के अंतर्गत पूरी तरह नकार दिया गया है। हर उस क्षेत्र में जहां जन साधारण का जीवन प्रभावित होता है, निर्णय ले सकने वालों की स्वार्थपरकता व्यक्ति के लिए कष्टकार स्थितियां ही उत्पन्न करती है। जनहित की बड़ी बड़ी परियोजनाएं इसी कारण अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती हैं। उदाहरण के रूप में अगर देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के ही ले तो अनेक सरकारी योजनाओं की घोषणा होने के बावजूद आज भी सरकारी अस्पतालों की स्थिति सामान्य व्यक्ति के लिए सुविधाजनक नहीं बन पाई है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की हालत और चिंताजनक है। उनमें नियुक्त डॉक्टर सप्ताह में 1 या 2 दिन ही जाते हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी यह सब जानते हैं, मगर पता नहीं क्यों किसी कार्रवाई की आवश्यकता महसूस नहीं करते। अंततः लोग इस स्थिति को अपरिवर्तनीय मानकर स्वीकार कर लेते हैं। वर्ष 2013 में आई न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में 10,000 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान केवल व्यापार कर रहे हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में उनकी कोई रुचि नहीं है।
और वे डिग्री बेच रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में भी इस कथन को शामिल किया गया है और शिक्षक प्रशिक्षण में गहन सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। शिक्षा नीति में न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति के शब्दों को दोहराया जाना यह स्पष्ट करता है कि डिग्री बेचने वाले संस्थान इस बीच अपना कार्य करते रहें। राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थागत निष्क्रियता और अन्यमनस्कता का यह एक सटीक उदाहरण है। देश में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। स्पष्ट है, सामान्य जन के जीवन में अपेक्षित परिवर्तन तभी होगा जब देश की प्रबुद्ध वर्ग अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए आगे आएगा और सरकारी तंत्र ईमानदारी, कर्मठता और सेवा भाव को प्राथमिकता देगा। लेखक, शिक्षक, सामाजिक सद्भाव और पथक समस्त के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ऊर्जा, समय की उपयोगी। जीवन में समय का बहुत महत्व है। समय पर की गई मेहनत की लाभप्रद होती है। हर काम का महत्व इसी बात पर टिका है कि वह समय पर किया गया है या नहीं। समय ही हर कमी की उपयोगिता को निश्चित करता है। आमतौर पर लोग अपने कामों में टाल मटोल किया करते हैं कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, अभी आज तो बहुत समय पड़ा है। यह काम है कि कितना बड़ा है जो अभी से इसके लिए मेहनत की जाए। इस तरह हम किसी भी काम को उसकी निश्चित समय